आप देख रहे हैं एग्जाम स्टडी हेलो चैनल। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं इसमें कि क्लास 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है, जिसमें हम देख रहे हैं चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, जिसका ये पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को अवश्य देखिएगा चैप्टर 3 का। तो आज हम इसमें देखेंगे कि जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें देखा था, जो हम चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 का पार्ट 2 में जो हम जहाँ तक हमने इसको देखा था, उसके आगे हम इसमें बातचीत करने वाले हैं। तो आप पेशेंस बनाकर देखिएगा और वीडियो थोड़ी फास्ट चलेगी, जिसके कारण कि हमको इसमें बहुत कंप्लीट करना है। इसलिए मैं थोड़ा तेज ही चलूँगा, जिससे कि वीडियो टाइम पे ख़त्म हो सके। तो चलिएगा हम फिर स्टार्ट करते हैं। बारे में देख लें और आप इसका आंसर देखने की यानी कि लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सोडियम को कैरोसिन के साथ क्यों डुबोया जाता है? इस अभिक्रिया को समीकरण जैसे भाप के साथ आयरन और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, ए बी सी और डी चार धातुओं को लेकर इसमें विलयन में आप इसमें कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया है, धातु है आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है और सिल्वर नाइट्रेट। इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसमें विस्थापन होगा, विस्थापन इसमें नहीं होगा, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसमें अभिक्रिया नहीं होगी, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसमें अभिक्रिया नहीं होगी, इसमें सिल्वर नाइट्रेट में इसमें विस्थापन। और डी में देख, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, इसमें भी कोई अभिक्रिया नहीं, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं। तो चारों सेक्शन में इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इन क्वेश्चन को आप देख के आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। हम सीधे थ्योरी में चलते हैं, थ्योरी का पार्ट देखते हैं। इसमें है 3.3 में धातु एवं अधातुओं कैसे अभिक्रिया करती है। धातु एवं अधातु किस तरह से अभिक्रिया करती है, इसके बारे में हम देखें कि कौन कौन सी अभिक्रिया होती है इसमें धातु के माध्यम से। तो इसको देखने हम कि ऊपर दिए गए क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मों को, अभिकारक है उसके साथ अभिक्रिया के धातुओं को अभिक्रिया देखी होगी। धातु इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं कि नवी कक्षा में इसका अध्ययन किए हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्मरण कीजिएगा। हमने जाना संयोजकता कोश पूर्ण होने के कारण ही उत्कृष्ट गैसों में क्या करती हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के साथ क्या कम होती है। इसलिए तत्वों को अभिक्रियाशील है जो संयोजकता कोश के पूर्ण रूप से करने की प्रवृत्ति के रूप में से समझ सकते हैं। उत्कृष्ट गैसें को धातुओं अधातुओं एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन कीजिएगा। सारणी 3.3 में हम देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु वाहक कोशी को केवल इलेक्ट्रॉन, यदि उनमें से m कोश में एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो L कोश का उसका महत्तम कोश बन जाता है, जिसमें कि स्थायी घटक इसके अष्टक उपस्थित होते हैं और परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 10 होने के कारण धनावेशित की अभिक्रिया होती है और यह सोडियम धनायन Na+ की ओर यानी कि प्रदर्शित करता है। तो इसमें हम देखें, अब क्लोरीन के वाहक महत्तम कोश में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि पूर्ण रूप से यह अष्टक पूर्ण होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और फिर यदि सोडियम को क्लोरीन की अभिक्रिया करके सोडियम के साथ वह क्या कर देता है, वह त्यागा गया इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह क्लोरीन परमाणु इकाई पर ऋण आवेश को प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं, के एल और एम 18 को इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें कि इसमें क्लोराइड धनायन Cl प्राप्त करता है और इन दोनों तत्वों के बीच में निम्न प्रकार की क्या करता हुआ है, आदान प्रदान के साथ स्थापित होता है। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। तत्वों के प्रकार, तत्व, परमाणु संख्या, कोश में KLMn, उत्कृष्ट गैसें हीलियम है 2 और फिर नियॉन है 10 है 2 है और एल में 8 है। और आर्गन में इसमें देखें संख्या 18 है, इसमें कोश 288 है। और फिर धातु में देखें हम, सोडियम Na 11 है, फिर 2 है, 8 है, 1 है। मैग्नीशियम Mg में देखें
12 है, 2 है, 8 है, 2 है। एल्युमिनियम में आयन देखें 13 है, 2 है, 8 है, 3 है। पोटेशियम में देखें कि 19 है, 2 है, 8 है, 8 है, 1 है। कैल्शियम Cm देखें 20 है, 2 है, 8 है, 8 है और फिर इसमें 2 है। अधातु देखें नाइट्रोजन में 7 है, 2 है, 5 है। ऑक्सीजन में देखें 8 है, 2 है, 6 है। फ्लोरीन में देखें 9 है, 2 है, 7 है। फास्फोरस में देखें हम 15 है, 2 है, 8 है, 5 है। सल्फर में देखें 16 है, 2 है, 8 है, 6 है। क्लोरीन में देखें Cl में इसमें तो इसमें 17 है, 2 है, 8 है और 7। इस तरह से इनको विस्थापित किया गया। इसमें विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम एवं क्लोराइड आयरन सल्फेट यानी कि जो परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत विद्युत में बांधकर इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में उपस्थित रहते हैं। और फिर इसमें ध्यान देने योग्य है बात है जिसमें सोडियम क्लोराइड के अणु के रूप में नहीं पाया जाता बल्कि इसमें विपरीत आयनों को समुच्चय Na प्लस E माइनस Cl प्लस E माइनस Cl माइनस और इसमें 281 2818 281 2128 287 2288 सोडियम धन आयन एवं क्लोराइड ऋण आयन। इसमें देखें Na प्लस Cl यहाँ पर पॉजिटिव है, Na है इज इक्वल टू Na पॉजिटिव है, Cl इसमें क्रॉस नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज देता है। इसमें हम यहाँ देख सकते हैं। इसमें देखें हम अब ये आगे क्या है। अब एक आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण करने में 3.6 में इसको दर्शाया गया। Mg इज इक्वल टू Mg2 प्लस 2E माइनस 28 मैग्नीशियम धन आयन Cl प्लस E माइनस इज इक्वल टू Cl 287 क्लोराइड ऋण आयन। मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव इसमें कोष्टक इसमें Cl इसमें मल्टीप्लिकेशन प्लस Cl है क्रॉस इज इक्वल टू Mg2 प्लस इसमें फिर यहाँ पर देखें हम तो इसमें Cl है इसमें फिर क्रॉस है क्रॉस है क्रॉस है क्रॉस है क्रॉस है क्रॉस है और फिर यहाँ पर भी एक क्रॉस है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर इसमें देखें हम धातु अधातु इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण करने पर यौगिक कैसे होता है। आयनिक यौगिक विद्युत संयुक्तता यौगिक कहा जाता है क्योंकि इसमें आप MgCl2 की उपस्थिति में धनायन एवं ऋणायन के नाम से भी बता सकते हैं। यहाँ पर देखें 3.31 आयनिक यौगिक की गुणधर्म। आयनिक यौगिक गुणधर्म के बारे में जानने के लिए आइए निम्न प्रकार के क्रियाकलाप को देखते हैं। नमूना युक्त इसमें स्पैचुला और बर्नर है, फिर इसमें लैंप है, लैंप लगा है जिसमें कि वह उस वस्तु को क्या कर रहा है, वह को गर्म कर रहा है। किससे, किसकी सहायता से, लैंप की सहायता से। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बीकर है, ग्रेफाइट इसकी क्या है, इसमें रॉड है और फिर जल का विलयन इसमें जल वाला लवण का विलयन है। इसमें बैटरी है, इसमें प्लस नेगेटिव चार्ज देता है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। इसमें देखें क्रियाकलाप 3.13 विज्ञान की प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड एवं या किसी अन्य लवण के नमूना की लीजिएगा और फिर इस प्रकार से हम इन धातुओं को यहाँ पर आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। आप क्या देख सकते हैं कि नमूने के रंग को प्रदर्शित करना, इसे रखने के लिए यौगिक में यानी कि पिघलते हैं। नमूने के जो यानी कि नमूने को जल में पोटेशियम केरोसिन घोलने का प्रयास क्योंकि यह घुलनशील है और 3.8 की धातु में इस प्रकार से इनके लवण को विलयन में इलेक्ट्रॉनिक को डाल देते हैं और फिर उसी प्रकार लवण नमूने की जांच कीजिएगा। इस तरह से आप यहाँ इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब इसमें हम देखें इसके कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक के बारे में। आयनिक यौगिक है, गलनांक है और इसका क्वथनांक है। NaCl 1074 इसमें 1686 है, LiCl 887 है, 1600 है और CaCl2
1045 है, इसमें 1900 है, CaO 28503120 और इसमें MgCl 981 है, इसमें 1685 है। और फिर इसमें देखें हम आयनिक यौगिक के कुछ गुणधर्म को ध्यान से समझते हैं इनको। तो आइएगा हम देखते हैं इसके गुणधर्म के बारे में। भौतिक प्राकृतिक धन एवं ऋण आयनों के बीच में मजदूर आकर्षक बल के कारण ही आयनिक यौगिक में ठोस थोड़े कठोर होते हैं, यौगिक समानता भंगुर होते हैं, दाब डालने एवं टुकड़े टूट जाते हैं। क्वथनांक एवं गलनांक है, यौगिक है, यौगिकों की गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि यह मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा को पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब ऊर्जा में क्या होती है, ऊर्जा की पर्याप्त आवश्यकता होती है। घुलनशीलता, इसमें वैद्युत संयुक्ता यौगिकों की समानता है, जल में घुलनशील तथा केरोसिन है, पेट्रोलियम है, विलयनों का अविलय है। विद्युत चालकता, विलयन किसी भी से विद्युत के चालन के साथ अवशेषित कणों के कारण गतिशील आवश्यकता होती है। फिर आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन है जो उपस्थित होते हैं और फिर विलयन को विद्युत उपस्थित होने के साथ साथ इसमें विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है और फिर आयनिक विपरीत इलेक्ट्रोड को गमन करते हैं। और इसमें ठोस आयनिक यौगिकों के विद्युत चालन नहीं होता क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण ही आयनों की गति को इस तरह से संभव नहीं होता। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत के चलने के लिए, क्योंकि वह गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं उनमें चलन करते हैं। देखते हैं इसमें अब कुछ प्रश्न। आइएगा देखते हैं हम इसमें कुछ प्रश्न हैं। सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन की बिंदु की संरचना बनाना है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए Na2O एवं MgO का निर्माण। इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित होता है? आयनिक यौगिकों के गलनांक कुछ होते हैं, इसमें हम इनको देख सकते हैं। देखें हम इसमें कुछ धातु हैं, धातु की प्रकृति की उपलब्धियां। धातु के इसकी भूप्रकृति में सबसे पहले मुख्य स्रोत है, इसमें सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कुछ धातु के लवण उपस्थित होते हैं। इसमें पृथ्वी की भूप्रकृति पर प्राकृतिक में पाए जाते हैं। कौन? खनिज होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। कुछ धातु में खनिज में कोई विशेष मात्रा में काफी जैसे निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? काफी मात्रा में जमीन से निकाला जाता है, यह लाभकारी होता है और खनिज के कहलाते हैं, खनिज अयस्क कहलाते हैं। अब देखिए हम धातु 3.41 में धातु का निष्कर्षण की किस तरह से धातु का निष्कर्षण होता है। धातु सक्रिय श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु निष्कर्ष कैसे होता है। कुछ धातुएं भूप्रकृति की स्वतंत्र अवस्था में जैसे कि कुछ धातुएं भूप्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं यौगिकों के रूप में मिलती हैं। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं से सबसे कम क्रियाशील होती है और ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम एवं कॉपर, तांबा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड एवं ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रिय श्रेणी के ऊपर इसमें धातु है के है, Ni है, Ca है, Mg है और एवं Ai इससे अधिक अभिक्रियशील होती है और इस श्रेणी में मध्य में Zn है, Fe है, Pb है। अभिक्रियशीलता N है, K है, Na है, Ca है, Mg है, Ai से आप सल्फेट जो सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। आप देखेंगे कि धातु अयस्क ऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियशील है, इसमें अभिक्रिया की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है या ऐसा कारण है। इस अभिक्रियशीलता के आधार पर हम इन वर्गों को विभाजित कर सकते हैं। निम्न अभिक्रियशीलता धातु हैं, मध्यम अभिक्रियशील धातु हैं, उच्च अभिक्रियशील धातु हैं। प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातु हैं ये तकनीकी उपयोग किए जाते हैं। इनमें से अयस्क धातु निष्कर्ष के रूप में कई चरणों में इनको विभाजित किया जाता है। जैसे इसको निम्न भागों में इसको दर्शाएगा, जैसे कि Zn है, Fe है, Pb है, Cu है, Ag है और फिर यह निम्न अवस्था
क्या है, विद्युत अपघट है, कार्बन के रूप में इनका अपचयन होता है और फिर प्राकृतिक उपस्थिति होती है। यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं अयस्क का सांद्रण, उच्च अभिक्रियशीलता धातु, मध्यम अभिक्रियशीलता धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु। गति धातु का अपघटन, शुद्ध धातु, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, निष्पादन और फिर वर्षा। धातु ऑक्साइड है और फिर इसमें सल्फाइड ऑक्साइड है, वर्धन है, धातु अभिक्रियशील है, धातु अपचयन है और धातु शोधन है। अयस्क के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं। अयस्कों का अब यहाँ पर हम देखें शुद्धि का समृद्धिकरण की किस तरह से अयस्कों का समृद्धिकरण होता है। और पृथ्वी में खनिज अयस्कों की मिट्टी है, रेत है, जैसी कई अशुद्धियां होती है जिसे हम गैंग कहते हैं। इस प्रकार के अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। और फिर यहाँ पर धातु के निष्कर्षण से पहले अयस्क धातु को हटाना अयस्क होता है। अयस्कों में गैंग हटाने के लिए जिन अभिक्रियाओं का उपयोग होता है उनमें अयस्क एवं गैंग के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होते हैं। क्वथनांक के लिए विभिन्न तरीके से इनको अपनाया जाता है। और फिर हम देखें 3.4.3 में अभिक्रियाशील श्रेणी के नीचे आने वाली धातु का निष्कर्ष या निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातुओं काफी अनिष्क्रियशील होती है और धातुओं में इसमें ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए सिनाइवर, EgS, मरकरी है, पारस है, अयस्क धातु और वायु गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड Ag2 परिवर्तित करते हैं और अधिक गर्म करने पर क्या करते हैं वह मरकरी ऑक्साइड में पारस अपचयित हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, इनका फार्मूला किस तरह से है। इनका फार्मूला 2HgS कोष्टक S प्लस 3O2 कोष्टक G इज इक्वल टू तापमान 2HgO कोष्टक S प्लस 2SO2 कोष्टक G 2HgOS कोष्टक S तापमान 2HgI प्लस O2G। तो फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं इनमें कॉपर प्राकृतिक रूप में CuS के रूप में तांबे के कॉपर के लिए लेकर गर्म या वायु में गर्म करने पर उनको क्या होता है, उसमें अयस्क को अलग किया जाता है गर्म करने पर, किसको, धातु को। और फिर 2Cu2S प्लस 3O2G इज इक्वल टू 2CuO कोष्टक S प्लस 2SO2 कोष्टक G 2Cu और फिर O प्लस Cu2S इज इक्वल टू तापमान 6Cus प्लस SO2 कोष्टक G। अब देखें यहाँ 3.4.4 में अभिक्रिया सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्ष। सक्रिय श्रेणी के मध्य में धातु लोहा, जैसे कि इसमें हम देखें धातु में आयरन है, जिंक है, लीड है, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है और धातु इसमें प्राकृतिक में यहाँ पर गैसीय होती है, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु के उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए यह अपचयन से पहले धातु ऑक्साइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को यानी कि जो वायु की उपस्थिति में अधिक ताप के साथ पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार से परिवर्तित होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, वर्जन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, वर्जन। फिर इसमें कार्बोनेट अयस्क के रूप में वायु सीमित वायु अधिक ताप गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित, किसको, यह अत्यधिक गर्म करते हैं तो वह किसमें, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और इस अभिक्रिया को निष्पादन कहा जाता है और इस तरह से वर्जन अयस्क के रूप में इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया में। वर्जन 2ZnS कोष्टक S प्लस 3O2 कोष्टक G इज इक्वल टू तापमान 2ZnO कोष्टक S प्लस 2SO2 कोष्टक G। निष्पादन ZnCO3, निष्पादन में क्या है, ZnCO3 कोष्टक S इज इक्वल टू तापमान ZnO कोष्टक S प्लस CO2 कोष्टक। और इसके बाद आ जाने के कार्बन जैसे उपयुक्त अपचयन के रूप में करके उपयोग कर धातु ऑक्साइड में धातु प्राप्त किया जाता है। और उदाहरण के लिए हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के रूप में गर्म करते हैं और फिर इसमें जिंक धातु में इसमें क्या हो जाता है, इसको अपचयन होता है। कौन सी धातु में, जिंक धातु में इसका अपचयन हो जाता है। अब देखें हम इसका फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला क्या है,
O ब्रैकेट S ब्रैकेट क्लोज प्लस C ब्रैकेट S ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू तापमान है Zn ब्रैकेट S ब्रैकेट क्लोज प्लस CO ब्रैकेट G ब्रैकेट पैक। तो फिर प्रथम अध्ययन में दिए गए ऑक्सीकरण की एवं अपचयन की प्रक्रिया से पहले आपने यहाँ पर परिचित होंगे। धातु एवं उनके यौगिकों को प्राप्त करना अपचयन की प्रक्रिया कार्बन कोयला के रूप का उपयोग कर धातु ऑक्साइड को धातु अपचयन करने के अलावा विस्थापन की अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, अपचयन के रूप में उपयोग में किया जाता है क्योंकि निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं एवं उनके यौगिकों को विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीज ऑक्साइड एल्युमिनियम चूर्ण के साथ कर्म किया जाता है और फिर इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं। रेल की पटरियों में संचित के रूप में आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। 13 प्रक्रम को देख सकते हैं। TriMnO2 ब्रैकेट S ब्रैकेट क्लोज प्लस 4AI ब्रैकेट S ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू TriMn ब्रैकेट I ब्रैकेट क्लोज प्लस 2AI 2O3 ब्रैकेट S ब्रैकेट क्लोज प्लस उष्ण। फिर क्या आप इन पदार्थों को पहचान सकते हैं कि ऑक्सीकरण के या अपचयन? हाँ, तो ये था हमारा आज का सेशन कैसा लगा? सेशन को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जो नोटिफिकेशन ऑन है बेल है उसको ऑन कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर ये तो था हमारा चैप्टर 3, तो फिर मिलेंगे हम इसका चैप्टर 4 के साथ, सॉरी पार्ट 4 के साथ, चैप्टर 3 का पार्ट 4 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।